हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर का वैसे फिनॉल वाला पोर्शन पूरा हो चुका है। आज की वीडियो में हम फिनॉल की सिर्फ एक जो रिएक्शन रह गई थी उसको पढ़ेंगे और आज हम लोग शुरू करेंगे ईथर। तो फिनॉल की कौन सी अभिक्रिया रह गई थी? थेलिन अभिक्रिया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं वो अभिक्रियाएं थैलीन अभिक्रियाएं। वैसे तो हमने फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली हैं, है ना। अलग अलग रिएक्शंस हैं, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हेलोजनीकरण, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। थैलीन अभिक्रिया क्या होती है तो सुनना ध्यान से कि फिनॉल की जब दो अणुओं की क्रिया, फिनॉल का सूत्र क्या होता है C6H5OH, पर इस क्रिया में हम क्या करेंगे, फिनॉल को ऐसे रिंग के रूप में लिखेंगे, है ना। तो जब फिनॉल के दो अणुओं को, ये फिनॉल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ जब गर्म करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड, कल मैंने आपको जब एस्टरीकरण पढ़ाया था उसमें एसिटिक एनहाइड्राइड था, तो एसिटिक एनहाइड्राइड के ही जैसा होता है थैलिक एनहाइड्राइड, जिसका सूत्र ये ऐसा है C6H5, इधर COO, इधर COO, एक एक O होता है ना, और O, ये तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं अपन। इस O को हम कैसे लिखेंगे देखना, है ना। इसको हम ऐसे लिखेंगे ताकि हमारी रिएक्शन बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। ये बेंजीन रिंग है ना, ये C, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, है ना, प्लस यहाँ लगा देते हैं, और ये O, इसका नाम क्या है? इसको हम कहते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, इस थैलिक एनहाइड्राइड की क्रिया जब फिनॉल के दो अणुओं से कराते हैं, और हाँ एक चीज और मैं भूल गई, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब ये क्रिया होती है तो ये आपका क्या निकल जाता है, H2O। ये H2O तो निकल जाता है। अब बचेगा क्या इस क्रिया में, तो देखते हैं अपन क्या बचेगा। देखो बेंजीन रिंग है ना, इसके ऊपर OH तो है ही, उसके अलावा एक और बेंजीन रिंग है ना, और यहाँ पर भी OH है, और ये जो दोनों बॉन्ड है और ये जो बना है आपके पास में जो एक नीचे वाला, मैं पूरा व्यवस्थित समझाती हूँ आपको। ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O था, O तो चला गया, कहाँ चला गया, H2O के रूप में निकल गया। ये O और ये दो H, ये H2O के रूप में निकल गए, ये तो है और ये ऐसा है। अब पता है क्या होगा, ये जो दो बॉन्ड है और ये वाले जो दो बॉन्ड है ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, तो ये पता है क्या बन गया, इस यौगिक का नाम है फिनोफ्थिलीन। ये जो फिनोफ्थिलीन होता है एक प्रकार का सूचकांक होता है, सूचक इंडिकेटर कहते हैं इसको। आप लोग केमिस्ट्री में जो अनुमापन के प्रैक्टिकल्स करते हो, ब्यूरेट पिपेट के साथ में जो प्रैक्टिकल करते हैं हम, ज्ञात विलयन, अज्ञात विलयन, N/10 NaOH के ज्ञात विलयन का टाइट्रेशन हम लोग करते हैं, तो टाइट्रेशन में जो सूचक मिलाते हैं जिसके कारण जो मैजेंटा कलर आता है, हल्का गुलाबी रंग, वो फिनोफ्थिलीन की वजह से ही आता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थैलीन अभिक्रिया, फिनॉल का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आज हम लोग शुरू करते हैं ईथर, है ना। तो वैसे तो बेसिक वाले जो मैंने वीडियोस बनाए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक, उसमें ईथर पूरा प्रॉपरली समझाया है, पर फिर भी थोड़ा सा मुझे यहाँ बताना आवश्यक होगा कि ईथर जो होता है उसका सामान्य सूत्र है ROR, है ना। ये सामान्य ईथर या सममित ईथर का सूत्र है, जबकि असममित ईथर का सूत्र होता है ROR-। आप चाहे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक की 6ठी 7वीं वीडियो में आपको ईथर इजीली मिल जाएगा, आप उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी फिलहाल हमको चैप्टर के हिसाब से पढ़ना है। तो मान रख के देखते हैं दोनों R के स्थान पे, जैसे मैंने यहाँ लिखा CH3O CH3, तो इसका सामान्य नाम क्या बन जाएगा, इसको हम कहेंगे डाई मेथिल ईथर, है ना। लेकिन जब इसी का IUPAC नाम हम बोलते हैं तो IUPAC नाम में ईथर के लिए ऑक्सी शब्द का प्रयोग होता है। तो ये एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, इसका आधा आधा नाम जोड़ दो, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, है ना, और इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, तो मेथॉक्सी, ये हो गया मेथॉक्सी, और इसको क्या बोलेंगे, मिथेन, मेथॉक्सी मिथेन, ऐसा इसका नाम हुआ। ये सामान्य ईथर है। मिश्रित ईथर का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, CH3O C2H5, है ना, CH3O C2H5, तो इसका IUPAC नाम तो बाद में बात करते हैं, सामान्य नाम में एथिल पहले आ जाएगा, डाई नहीं आएगा, एथिल मेथिल, और क्या कहेंगे हम इसको, ईथर, एथिल मेथिल ईथर। और जब IUPAC नाम लिखते हैं तो जो कम कार्बन वाला होता है परमाणु, वो ऑक्सीजन के साथ पढ़ा जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। C2H5 को बोल देंगे हम मेथॉक्सी एथेन, है ना। एक एग्जांपल और देख लो, CH3O C6H5,
ये मिश्रित ईथर दिख रहा है ना, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के हैं। तो इसका सामान्य नाम होता है मेथिल फेनिल ईथर, और इसका जो स्पेशल नाम है वो है एनीसॉल। याद रखना, इसको एनीसॉल कहते हैं। और एनीसॉल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, ये होता है आपका एनीसॉल, है ना, मेथिल फेनिल ईथर। और एक होता है, अच्छा IUPAC नाम मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन IUPAC नाम है। एक है C2H5O C6H5, इसका सामान्य नाम क्या हो जाएगा, डाई फेनिल ईथर, डाइफेनिल ईथर। इस डाइफेनिल ईथर का भी एक स्पेशल नाम है, जैसे एनीसॉल है वैसे ये कहलाता है आपका फेनेटॉल। इसको क्या कहते हैं, फेनेटॉल। और इसकी संरचना कैसी बनाएंगे हम लोग, ये बेंजीन रिंग के ऊपर O ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईथर है जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर निर्भर करता है, C2H5O C2H5, है ना। ये क्या चीज़ है, इसको क्या बोलेंगे, सामान्य ईथर है कि मिश्रित है, देखो दोनों सेम है, मतलब कि ये सामान्य ईथर है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, है ना, डाई एथिल ईथर इसको बोलेंगे। IUPAC नाम इसका हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, और इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक ईथर। क्या कहते हैं इसको हम, सल्फ्यूरिक ईथर भी कहते हैं, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये बनता है। तो ये तो सामान्य बातें हो गई ईथर के बारे में। अब एक प्रश्न पूछते हैं ईथर में समावयवता, है ना, ईथर की समावयवता को हम लोग हल करके देखते हैं, कैसे ईथर के हम समावयवी यौगिक बनाएंगे, है ना। तो सबसे पहले जैसे बताया गया एक सूत्र C2H6O, है ना, C2H6O से आप कितने समावयवी बना सकते हो। आप लोगों ने 11th कक्षा में क्रियात्मक समूह समावयवता पढ़ी है, वही है ये। तो आप इसे क्या क्या बना सकते हो, पहले तो दिमाग में सोचो, ऐसे सूत्र जिसमें केवल एक क्रियात्मक समूह मतलब एक O आता है। तो एक तो ईथर खुद है ही, क्योंकि चैप्टर ईथर का पढ़ रहे हैं अपन, और एक एल्कोहल, एल्कोहल का सूत्र होता है OH। तो क्या OH बना सकते हैं, C2H5, हाँ बना सकते हैं। तो ये क्या बन गया आपका एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। और ईथर बना सकते हैं क्या, ईथर का तरीका क्या होता है, O बीच में और दोनों तरफ R, और R के स्थान पे C ही तो रखते हैं। तो एक ये बन गया, ये क्या चीज़ है भाई, ये बन गया आपका डाई मेथिल ईथर। अगर एग्जाम में आ जाए क्या कि C2H6O से हम कितने समावयवी बना सकते हैं, तो आपको सिर्फ ये दो याद रखने हैं, है ना। और मैं आपको देती हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, C4H10O से कितने समावयवी बनाओगे, तो ईथर बनेगा और अल्कोहल बनेगा, है ना। तो ईथर का पहले अल्कोहल बना ले, C4H9OH, क्या नाम बना इसका, ब्यूटेनॉल। हम इसको ब्यूटेनॉल या ब्यूटिल अल्कोहल कह सकते हैं। इसके अलावा हम इससे क्या बना सकते हैं, ईथर बना के देखें, O बीच में 4 कार्बन को आधा आधा कर दो, C2C2, हाइड्रोजन भी 10-10 है तो 5 इधर 5 इधर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाई एथिल ईथर, है ना। क्या एक और बना सकते हैं कि O बीच में ले लो, इधर CH3 और इधर C3H7, ऐसा भी तो बना सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल प्रोपिल ईथर। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मेथिल प्रोपिल ईथर। अच्छा ऐसे भी बना सकते हैं अपन इसको, CH3O और प्रोपिल को ऐसे ना लिखते हुए ऐसे लिख दो, तो क्या होगा, ये कंटिन्यू गिनने में ही आ रहा ना, 1 2 3 आ रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू मतलब सीधा सीधा नहीं, आड़ा टेढ़ा है, तो इसको आइसोप्रोपिल कहते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो अगर आइसो रूप बना है तो क्या हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, CH3O और तीनों कार्बन को सीधा सीधा लिख दो, CH2 CH2 CH3, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और इसको बोलेंगे नॉर्मल प्रोपिल ईथर, मेथिल नॉर्मल प्रोपिल ईथर। इस तरह से इसका पूरा नामकरण कंप्लीट होगा, है ना। और एक और है हमारे पास में C3H6O, C3H6O देखते हैं। अच्छा इतने मैंने आपको सूत्र बना के बता दिए, लेकिन एक मुख्य बात तो बताई नहीं,
इन दोनों का अणु सूत्र यही हो रहा है क्या, है ना, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन, इसमें 4 कार्बन तो देखो 2 और 2 4, 3 और 1 4, 3 और 1 4, और हाइड्रोजन 10 हैं, 5 और 5 10, 7 और 3 10, 3 6 9, हाँ ये हो गई ना गलती, यहाँ पे एक एच हो गया, अब 10, ये भी देखो 10 है, 3 और 3 6 7 8 9 10, ऐसे आपको काउंट करना पड़ेगा। एक सूत्र और बताया गया है C3H6O, C3H6O, चलो बना के देखते हैं अल्कोहल। C3H5OH, नहीं C3H5 कभी भी नहीं होता है, C3H7 होता है, तो ये तो नहीं बन सकता। ईथर बना के देखें तो O बीच में, कार्बन अगर एक रखते हैं तो CH3 तो 6 है वहाँ, तो 3 कार्बन है, नहीं बन सकता। ईथर और अल्कोहल नहीं बनेंगे, तो पता है क्या बनेंगे इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन बनेंगे। एल्डिहाइड का सूत्र होता है CHO और कीटोन का सूत्र होता है CO, और यहाँ दोनों तरफ R, है ना। तो हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन एक बार ट्राई करते हैं। एल्डिहाइड के लिए CHO निकाल लो, CHO, तो बचा क्या, C2H5CHO हो गया ना, C 3 बार, H 6 बार, ये पता है क्या है, प्रोपेनल। एल्डिहाइड में IUPAC नाम आ जाता है अल, तो ये बन गया आपका प्रोपेनल। और क्या कीटोन बना सकते हैं, तो देखिए CO CH3 CH3 हो गया ना, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो इसका नाम बन जाएगा डाई मैथिल कीटोन, डाई मैथिल कीटोन, या इसको बोलते हैं हम एसीटोन, है ना, या प्रोपेनॉन, एसीटोन या प्रोपेनॉन इसको कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट। इसके बाद एक और IUPAC नाम दिए हैं आपकी किताब में, प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। जैसे एक सूत्र ये छपा हुआ है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। क्या दिया है, CH3 CH CH3 O, और फिर उसके बाद दिया है CH2 CH3, मतलब ये क्या चीज़ है, तो ये मालूम क्या है, ये तो है C2H5, है ना, ये O है मतलब ईथर समूह है, और ये है C3H7, तो इसका नाम अभी तो बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा था, एथॉक्सी प्रोपेन या एथिल प्रोपिल ईथर, है ना, मिश्रित ईथर के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गए हमारे ईथर के नामकरण। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो बेसिक वाली वीडियो को देखकर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आ जाते हैं हमारे ईथर वाले टॉपिक के क्वेश्चंस पे, है ना, क्या क्या हमारी बुक में किताब में दिया हुआ है, हम उसको क्लियर करते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है इसमें, वो मैं आपको समझा दूं। ईथर के विरचन की अभिक्रियाएं पढ़ते हैं अपन। कहाँ से शुरू करेंगे, ईथर के विरचन की अभिक्रिया, ठीक है। तो ईथर का जो विरचन होता है, विरचन का मतलब क्या होता है, ईथर को बनाना, ईथर को बनाने की रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने फिनॉल का विरचन पढ़ा, अल्कोहल का भी पढ़ा, तो ईथर का विरचन भी हम लोग पढ़ेंगे। ईथर के विरचन की जो पहली अभिक्रिया है, ईथर का विरचन, है ना, तो ईथर के विरचन की जो फर्स्ट अभिक्रिया है उसका हेडिंग बताया गया है अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, है ना, अल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा या अल्कोहल के निर्जलीकरण से। कोई भी अल्कोहल में से पानी का अणु निकाल दो, ये अभी अपन ने ये मैंने 11th वाले बच्चों को पढ़ाया था कि अल्कोहल का जब निर्जलीकरण कर देते हैं तो एल्कीन्स बनते हैं, लेकिन कभी कभी ईथर भी इस क्रिया में बन जाते हैं। देखो क्या करेंगे इस क्रिया में कि जब किसी भी अल्कोहल की क्रिया C2H5O, देखो ये C2H5OH, है ना, इसके 2 अणु लेते हैं, एथिल अल्कोहल के हमने लिए 2 अणु, ठीक है। और इस एथिल अल्कोहल को, अच्छा चलो मैं ऐसे लिखती हूँ तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। एथेनॉल के हमने क्या लिए, 2 अणु, है ना, और इस एथिल अल्कोहल के 2 अणुओं को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हमने गर्म करना शुरू किया। H2SO4 की उपस्थिति में हम इसको गर्म करते हैं लगभग 413 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे, है ना, 413 केल्विन ताप पे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। तो क्या होगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। ये क्या निकला, H, और ये क्या निकला, OH, है ना, OH निकल गया मतलब H2O निकल गया। तो बचा क्या, इस क्रिया में बचेगा C2H5O, C2H5 बन गया आपका ईथर। और ये कौन सा वाला ईथर बना है, ये बना है हमारा डाई एथिल ईथर,
इसका नाम होगा डाई एथिल ईथर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अपन टेम्परेचर को थोड़ा सा ज़्यादा कर देंगे तो एथिलीन भी बन जाता है इस क्रिया में, है ना। समझाती हूँ कैसे, कि अगर हम इसका एक ही अणु लें, C2H5OH का एक अणु लें और कितना 443 केल्विन टेम्परेचर अगर रखें, तो यहाँ से इस टेम्परेचर को ऊपर लिखते हैं, 443 केल्विन टेम्परेचर रखें तो एक H यहाँ से और H2 ये निकल गया, तो बचा क्या C2H4। ये है एथिलीन, कि मैंने 11th वाले बच्चों को पढ़ाया है कि उनमें उनको एथिलीन के विरचन की रिएक्शंस हैं। तो अल्कोहलों के निर्जलीकरण से एथिलीन भी बनता है, पर अल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर भी बनता है। तो हमारे लिए तो ईथर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। अब देखो ये रिएक्शन वास्तव में कैसे होती है, ये अभिक्रिया इस प्रकार से होती है, मैं आपको समझाती हूँ डिटेल में। सबसे पहले पद में क्या होता है, क्रिया विधि पढ़ रहे हैं वो अपन इसकी, है ना। तो पहले पद में एथिल अल्कोहल की क्रिया होती है H2SO4 से, मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे क्रिया होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन ताप पे होती है। तो पहली स्टेप में ही पानी का अणु निकल जाएगा। ये यूँ समझ लो कि ये O और ये H2 निकला, है ना। ये O और ये H2 निकला, मतलब H2 निकल गया, देखो निकला ही था फर्स्ट स्टेप में। तो क्या बन जाएगा C2H5, ये बचेगा H, ये बचेगा SO4। इसको हम क्या कहेंगे, ये बना है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, है ना। क्या बन गया हमारा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में क्या होगा कि जो हमारा एथिल अल्कोहल है, 2 अणु थे ना, तो दूसरा अणु भी ले लो। ये रहा आपका एथिल अल्कोहल का दूसरा अणु, इसकी क्रिया कराते हैं C2H5HSO4 के साथ में, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में। तो ये वाला H इसके साथ जुड़ेगा, है ना, मतलब कि ये H और ये HSO4 पूरा निकल जाएगा और ये पूरा एक साथ बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा। मतलब कि C2H5O C2H5 आपका डायथिल ईथर बन के तैयार है। और सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा हमने इस्तेमाल करने के लिए लिया था वैसा कैसे बना के दे दिया कि लो रख लो इसको, है ना। इसको पता है क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, इसको कहते हैं विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि। सतत ईथरीकरण विधि इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इस क्रिया में बार बार सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। तो हमको ऐसा लगता है कि फिर से सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया, चलो फिर से इसकी क्रिया अल्कोहल से कराते हैं। तो ये बार बार सतत चलती रहेगी रिएक्शन। लेकिन वास्तव में ये अभिक्रिया सतत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो अभिक्रिया में स्टार्टिंग में हमने जो सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था वो सांद्र था, पर अब जो सल्फ्यूरिक अम्ल मुक्त हुआ है उसमें पानी भी तो मुक्त हुआ है ना, तो वो तनु है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कोई ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता। और दूसरी बात कि इसको इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, इसको 100 पे करते हैं और इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे गर्म करते हैं। तो इतने टेम्परेचर पे सल्फ्यूरिक एसिड में से SO2 गैस भाप बन के उड़ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। तो वास्तव में ऐसा लगता है कि क्रिया सतत है, इसको सतत ईथरीकरण की विधि भी कहते हैं, पर ऐसा रियल में नहीं होता है। ये सतत ईथरीकरण की विधि बिल्कुल भी नहीं है, है ना। अब अगली विधि तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण बड़ी प्रसिद्ध विधि है ईथर के बनाने की। इस विधि में क्या करते हैं कि सममित और असममित ईथर, मतलब कि सामान्य ईथर और मिश्रित दोनों तरह के ईथर इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। और इसमें सोडियम एल्कोक्साइड भाग लेता है। सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया जब किसी एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं, देखिए ये है एल्किल हैलाइड मतलब RX, इसकी क्रिया कराते हैं NaOR से। अगर आपने डैश लिया है इसका मतलब दोनों R डिफरेंट टाइप के हैं, और अगर आपने डैश नहीं लिया है मतलब दोनों R सेम टाइप के हैं। मैं तीनों तरह की रिएक्शन समझाती हूँ आपको, है ना। तो क्या हो जाएगा, सोडियम हैलाइड निकल जाएगा। अच्छा, इसका नाम क्या है, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम, और वैसे हाइड्रोक्साइड बोलते हैं अगर H होता है, तो इसका नाम है एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो देखो क्या बन जाएगा आपका ईथर, ROR, ये तो बन गया हमारा ईथर। और शेष क्या बचा इस क्रिया में, NaX। सोडियम हैलाइड इस क्रिया में मुक्त हो गया। मान रख के देखें, पहले सामान्य ईथर बनाते हैं, R की जगह रखते हैं अपन C2H5, X के स्थान पे रखते हैं Br प्लस यहाँ पे NaOC2H5। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा सोडियम और एथोक्साइड, सोडियम
एथॉक्साइड ये बनेगा, मतलब ये भाग लेगा, है ना। अब निकलेगा क्या, ये NaBr, ये NaBr तो निकल गया, है ना। और फिर बचा क्या इस क्रिया में, C2H5O C2H5, मतलब आपका डाई एथिल ईथर इस क्रिया में बन गया। अच्छा, इस क्रिया से यूं पूछते हैं कभी कभी NaSol कैसे प्राप्त करोगे, तो एनिसॉल के लिए हमको यहाँ लेना होगा CH3Cl, इसकी क्रिया कराते हैं NaOC6H5 से, मतलब कि सोडियम फिनॉक्साइड से इसकी क्रिया कराते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड पड़ा हुआ है ना हमारा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या आपका CH3OC6H5, जो कि एरोमेटिक ईथर है, मेथिल फेनिल ईथर या एनिसॉल हम इसको बोल सकते हैं। अनगिनत रिएक्शन है इस तरह की, है ना, एनिसॉल बनाने की भी अभिक्रियाएं हैं और कई सारी रिएक्शन है इसमें। तो ये स्पेशली आप लोगों को याद रखना है कि ईथर से हम लोग एनिसॉल कैसे बनाते हैं। फेनेटॉल भी बना सकते हैं वैसे अपन लोग इस क्रिया से। एक बहुत काम का क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है यहाँ पे, जिसॉल विधि हम लोग पढ़ते हैं, बस ईथर बनाने की ये 2 ही विधियां हैं बस, और ज़्यादा नहीं है। एक रिएक्शन और मैं आपको बताना चाहूँगी, ईथर के रासायनिक गुणों के अंतर्गत आती है वो, वैसे रासायनिक गुण प्रॉपरली हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं जो बहुत ही काम की है। और क्या होता है जब, केवल समीकरण दीजिए, इस रूप में ईथर ज़्यादातर पूछा जाता है। हम पढ़ रहे हैं जिसॉल विधि। जिसॉल विधि जो है ना, वो क्या है, मिश्रित ईथर के आकलन की बिल्कुल बेस्ट विधि है। मिश्रित ईथर यानी हमको पता लगाना है कि मिश्रित ईथर है कि सामान्य ईथर है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट विधि है ये। क्या करते हैं इस विधि में कि जब किसी मिश्रित ईथर की क्रिया ROR' की क्रिया HI से कराते हैं, तो ROR' में से जिसके पास ज्यादा कार्बन है, वो तो अल्कोहल बना लेगा, मतलब वो तो ROH बना लेगा, है ना, और जिसके पास कम कार्बन है वो RI बनाएगा। तो हम इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ईथर कौन सा था। जिसॉल विधि मिश्रित ईथर के आकलन की सबसे प्रमुख विधि है। इस विधि में मिश्रित ईथरों का आकलन किया जाता है, और जब मिश्रित ईथर की क्रिया HI से कराते हैं तो अधिक कार्बन युक्त जो एल्किल मूलक है वो अल्कोहल में बदल जाता है, और कम कार्बन युक्त जो एल्किल मूलक होता है वो एल्किल आयोडाइड में बदलता है। देखो कैसे, CH3OC6H5 क्या है ये मालूम, एनिसॉल। एनिसॉल की क्रिया जब हम HI से कराते हैं तो अभी क्या बोला मैंने कि ज्यादा कार्बन वाला तो एल्कोहल बनाएगा, मतलब ये क्या बन गया आपका C6H5OH, फिनॉल बन गया, और निकला क्या CH3I। अब मैं इसी अभिक्रिया को गलत तरीके से आपको लिख के बताती हूँ, है ना। देखो CH3OC6H5 ये क्या है, एनिसॉल, इसकी क्रिया HI से करा दो तो गलत पता है क्या होगा, CH3OH, है ना, ये तो बन गया आपका CH3OH, और प्लस क्या बचा C6H5I। ये गलत है, ये सही है। क्यों गलत है, बोर्ड पे तो लिख दिया, लेकिन जब रियल में इस अभिक्रिया को कराते हैं तो ये नहीं, ये ऊपर वाली चीजें बनती हैं, तो उल्टा नहीं करना है हमको, है ना। तो एनिसॉल से हमने फिनॉल और मेथिल आयोडाइड बनाया। अच्छा, अगर मान लो ऐसा लें CH3OC2H5 प्लस HI, तो क्या बन जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल, C2H5OH एथिल अल्कोहल बना, और CH3I मतलब मेथिल आयोडाइड फ्रीली निकला। तो ये है स्पेशल विधि जो कि जिसॉल विधि कहलाती है।